स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम निखिल है और आज के इस वीडियो में बात करने वाला है क्लास 12 ज्योग्राफी मॉडल सेट नंबर 4 की। देखिए मॉडल सेट नंबर 4 है, इससे पहले और भी 3 वीडियो मैंने बना रखा, अगर नहीं देखा है तो देख सकते हैं, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं प्रश्नोत्तर की। सामान्य निर्देश बताएंगे नहीं, आपको पता ही है। देखिए बता दे रहे हैं शॉर्ट में 1 नंबर टाइप का, 3 नंबर टाइप का, 5 नंबर टाइप का आपका क्वेश्चन आने वाला है। बाकी बात आप लोग इससे पहले तो आप लोग पढ़ ही रहे हैं, बहुत सारा मॉडल पेपर आया है। तो चलिए बात कर लेते हैं पहला प्रश्न की। तो आपका पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि लिंग अनुपात को परिभाषित करें। ठीक है, जो लिंग अनुपात है उसको बताना है, क्या है लिंग अनुपात। तो चलिए देख लेते हैं है क्या। देखिए कि लिंग अनुपात या फिर लिंग का अनुपात से तात्पर्य कि किसी भी क्षेत्र विशेष में पुरुष एवं स्त्री की संख्या के अनुपात को लिंग अनुपात कहते हैं। ठीक है, पुरुष और स्त्री की जो संख्या होता है इसके बीच जो अनुपात होता है इसी को हम लोग लिंग अनुपात कहते हैं। प्रायः किसी भौगोलिक क्षेत्र में प्रति 1000 पुरुषों के मुकाबले स्त्रियों की संख्या को इसकी इकाई मानी जाती है। ठीक है, ये आपका रह गया लिंग अनुपात। अब बात करते हैं दूसरा प्रश्न की। तो देखिए आपका दूसरा जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि ऊर्जा संसाधन से आप क्या समझते हैं। ठीक है ना, जो ऊर्जा संसाधन है इससे आप क्या समझते हैं, इसको बताना है। देखिए क्या है कि ऊर्जा संसाधन उन प्राकृतिक आपदा संपदा से है जिनसे प्राप्त ऊर्जा में मानव इच्छाओं व उसकी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता होती है तथा जिनका उपयोग मानव कल्याण के उद्देश्य से किया जाता है, उसे हम लोग कहेंगे ऊर्जा संसाधन। देखिए सबसे पहले तो बात है कि संसाधन क्या है। देखिए संसाधन क्या होता है, जो हमारे आवश्यकता को पूरा करे संसाधन कहलाता है। तो उसी प्रकार जो पूरा कर रहा है, अब पूरा कौन करता है, ऊर्जा संसाधन। ठीक है, ऊर्जा संसाधन उस तरह से लिखना है। क्लियर। अब बात कर लेते हैं आपका तीसरा प्रश्न की। तो आपका तीसरा प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रदूषण को परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो प्रदूषण है क्या है, उसको परिभाषित करना है। यहाँ से आपको 1 अंक मिलेंगे। देखिए मनुष्य के वातावरण में हानिकारक, ठीक है, जीवननाशक विषैले पदार्थ का एकत्रित होना ही प्रदूषण कहलाता है। कोई भी चीज़ है जिससे आपका मतलब परिणाम बुरा हो, यानी कि हानिकारक हो, जीवननाशक हो सके, इस तरह विषैले पदार्थ हो सकते हैं या एकत्रित होते हैं, वो प्रदूषण कहलाते हैं। चाहे वो वायु प्रदूषण हो, चाहे वो ध्वनि प्रदूषण हो, चाहे वो जल प्रदूषण हो, इस प्रकार से आपके प्रदूषण होते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं चौथा प्रश्न की। ठीक है, तो देखिए पीडीएफ की बात कर सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चे कमेंट में करते हैं कि पीडीएफ भेज दीजिए। कि आपको कितना अच्छे से यहाँ दिख रहा है, आप धीरे धीरे अपना कॉपी में नोट कर लीजिएगा। पीडीएफ की जरूरत ही नहीं। पीडीएफ में क्या होगा, आपका स्टोरेज फुल होगा। एक एक विषय का 5-5 मॉडल सेट है, आप कितना पीडीएफ लीजिएगा, मोबाइल स्टोरेज में ऐसे ही फुल हो जाएगा। तो आप देखिए अपना कॉपी में नोट करते रहिए। इससे क्या होगा कि आपका राइटिंग भी बैठेगा, अब समझ में भी आएगा क्या मैं लिख रहा हूँ। आप पीडीएफ में देखेंगे तो आपको समझ में उतना नहीं आएगा। तो देखिए मैं कितना स्लोली अभी बता रहा हूँ, आप कर लीजिएगा। अब बात कर लेते चौथा प्रश्न की। तो आपका जो चौथा प्रश्न पूछा जा रहा है कि तिलहन फसल किसे कहते हैं। ठीक है, जो तिलहन फसल है ये क्या है हम लोग देखते हैं। देखिए तिलहन फसल उन फसलों को कहते हैं। ठीक है, तिलहन फसल हम उन फसलों को कहेंगे जिससे वनस्पति तेल उत्पन्न होता है, यानी कि जो तेल वगैरह जिससे निकालते हैं ना, वही है तिलहन, बोलते हैं ना तिलहन। ठीक है, तिलहन दलहन दाल वगैरह के लिए, तो तिलहन वही होता है। इसमें महत्वपूर्ण सरसों का हो गया तेल। ठीक है, सरसों हो गया, अरंडी हो गया, मूंगफली हो गया, सोयाबीन हो गया, सूर्यमुखी हो गया, इस प्रकार के इसके कुछ उदाहरण रह गए। ठीक है, तिलहन के। अब बात कर लेते हैं आपका 5वां प्रश्न की। देखिए आपका जो 5वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि ओजोन परत क्षय क्यों हो रहा है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पर इस हमको लगता है ये क्वेश्चन तो आना ही आना है। तो पे देखिए जो ओजोन परत है, आप बहुत बार पढ़ चुके होंगे, इसमें बड़ा में भी आता है, छोटे में भी आता है। तो देख लेते हैं ओजोन परत क्या है। देखिए ओजोन के क्षय होने का मुख्य कारण मनुष्य द्वारा बनाए गए क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, आपको क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं उसको आपको कमेंट करके बताना है। देखते हैं आप लोग कितना जानते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन में। अब कुछ नहीं करना, सिर्फ उसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं उसको। ठीक है, जैसे कि होता है ना संयुक्त राष्ट्र संघ को हम लोग यूएनओ बोलते हैं, यूएनओ, उसी प्रकार का क्लोरोफ्लोरोकार्बन का कुछ तो होगा, सी से होगा, एफ से होगा, कुछ से स्टार्टिंग होगा ना, उस तरह से आपको कमेंट करके बताना है। तो चलिए है क्या कि ठीक है, ओजोन परत के क्षय होने का मुख्य कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन यौगिक है। यह बहुत स्थायी होती हैं, जो वायुमंडल में पहुंच जाते हैं और ओजोन परत को परत होती हैं। देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन की जो ओजोन परत है उस परत को वो मतलब छेद जिसको बोलते हैं एक प्रकार से, वो हो रहा है। ठीक है, इसकी वजह से। ठीक है, अगर ओजोन परत नहीं होगा तो जो सूरज का जो रोशनी है उस पर हमारा अगर किरण पड़ता है तो बहुत ही हानिकारक होने वाला होगा। ठीक है, तो ओजोन परत है जो वो एक चद्दर टाइप का है, वो बचा के रखा है,
उस परावैज्ञानिक किरण से हम लोग को, ठीक है, क्लियर हो जाता है। अब बात कर लेते हैं आपका छठा प्रश्न की। देखिए पूछा जा रहा है कि इंटरनेट क्या है ना, इंटरनेट क्या है, देख लेते हैं। देखिए इंटरनेट सूचना तकनीक की सबसे आधुनिक प्रणाली है, ठीक है। इंटरनेट को आप विभिन्न कंप्यूटर नेटवर्कों का एक विश्व स्तर समूह कर सकते हैं, ठीक है। इस नेटवर्क में हजारों और लाखों कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े होते हैं, क्लियर। अब बात कर लेते हैं हम लोग सातवां प्रश्न की, ठीक है। तो आप ये सब जितना भी प्रश्न था 1 से लेकर 7 तक 1 अंक का प्रश्न था। अब देख ले सातवां प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि नीरू कार्यक्रम क्या है, ठीक है। जो नीरू मीरू कार्यक्रम है वो क्या है। देखिए ये आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक जल संरक्षण एवं गर्मी उन्मूलन है पहल है। ये कहाँ स्टार्टिंग किया गया सबसे पहले, आंध्र प्रदेश, ठीक है। और ये जल संरक्षण एवं गर्मी उन्मूलन पहल है। यह पहल जल संरक्षण के लिए राज्य, जिला और उप जिला स्तर पर विभिन्न विभागों के प्रयास से अभिसरण द्वारा राज्य में मानव निर्मित सूखे और पानी की कमी पर काबू पर केंद्रित है, ठीक है। जल संरक्षण के विषय में, ठीक है, इस कार्यक्रम को चलाया गया था, नीरू मीरू कार्यक्रम। और कहाँ चला गया था, वो आंध्र प्रदेश में चलाया गया था, ठीक है। 1 से लेकर 7वां प्रश्न क्लियर। अब बात कर लेते हैं आपका 8वां प्रश्न की। तो आपका 8वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि पाइपलाइन परिवहन की जो गुण और दोष दोनों बताना, ठीक है। जो पाइपलाइन परिवहन है ना, इनका गुण भी बताना है और दोष भी बताना है। तो फटाक से देख लेते हैं गुण को पहले। तो देखिए पाइपलाइन, ठीक है, पाइपलाइनों की कठिन उबड़ खाबड़ विभागों तथा जल के नीचे भी बिछाया जा सकता है। जो पाइपलाइन है हम लोग उबड़ खाबड़ इलाका हो, ठीक है, चाहे कठिन इलाका हो, विभाग जहाँ भी हो, इसको हम लोग लगा सकते हैं, इसको जल के भीतर भी लगा सकते हैं। पाइपलाइन बिछाने में खर्च होने के बाद उन्हें चालू रखने तथा इनके रखरखाव में बहुत कम खर्चा आता है। जिसका जो चालू होने के बाद इसका जो रखरखाव में खर्च आता है थोड़ा कम आता है। यह परिवहन का तीव्र और सक्षम साधन है। ये हो गया आपका कुछ गुण हो गया। अब बात कर लेते हैं हम लोग दोष क्या है इसका, ठीक है। तो दोष देख लेते हैं। देखिए पाइपलाइनों को बनाने के बाद इसकी क्षमता को ना तो घटाया जा सकता है और ना ही बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। जो पाइपलाइन है अगर इसका निर्माण हो गया, अगर ये बन गया, तो इसका जो क्षमता होता है ना तो इसको बढ़ाया जा सकता और ना ही घटाया जा सकता, एक कारण रह गया। अब दूसरा कारण क्या है कि पाइपलाइन में पदार्थों के रिसाव का पता भी नहीं चलता, ठीक है। पाइप का जो रिसाव है, ठीक है, जो कुछ हो जाता है तो उसका रिसाव का पता भी नहीं चलता। ये तो एक बड़ी समस्या हो गई इनकी। फिर देख लेते हैं आपका कुछ इस प्रकार से और भी दोष हैं कि पाइपलाइन के फट जाने पर बहुत नुकसान होता है तथा उनकी मरम्मत करने में कठिनाई आती है। अगर सपोज मानिए कि पाइप फट गया तो सबसे पहले तो पता लगाना कठिन हुआ कि कहाँ पर ये हुआ है, वो हुआ, और इसका जो मरम्मत करने में भी थोड़ा समय लगता है, ठीक है, कठिन होता है। तो इस प्रकार से आपका 8वां भी प्रश्न हो गया। अब बात कर लेते हैं आपका 9वां प्रश्न की। तो देखिए 9वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत का वर्णन करना है। देखिए यहाँ पर तो आपको देख रहे हैं सेट 1 से लेकर सेट 4 तक मैंने वीडियो बना रखा है। तो गैर परंपरागत और परंपरागत ये प्रश्न बार बार आपको पूछे जा रहे हैं, आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं गैर भी और जो परंपरागत ऊर्जा है इसको पूछा जा रहा है। अब ध्यान में रखिएगा, परंपरागत और गैर परंपरागत दोनों ही पूछे जा रहे हैं। तो आपका एग्जाम में हो सके तो ये प्रश्न आने वाला है। तो देखिए हम लोग देख लेते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत को, ठीक है। देखिए इस वर्ग में सौर ऊर्जा हो गए, पवन ऊर्जा हो गई है, जल ऊर्जा हो गया, भूतापीय ऊर्जा हो गया, सम्मिलित है। इस प्रकार से ऊर्जा, चाहे वो जल ऊर्जा हो चाहे वो पवन ऊर्जा हो, ये जो ऊर्जा है ये है गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। यह ऊर्जा नवीकरण योग्य होते हैं। जो ये ऊर्जा होते हैं ना गैर परंपरागत ऊर्जा, ये होते नवीकरण योग्य होते हैं, ठीक है। होने के कारण सतत पोषणीय ऊर्जा स्रोत होने के साथ साथ पर्यावरण मित्र ऊर्जा भी होते हैं। ये जो होते हैं ये गैर परंपरागत या नवीकरण होते हैं, यानी कि इसका उपयोग एक बार करने के बाद पुनः हम लोग उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हो गए। अब परंपरागत का मतलब बहुत स्टार्टिंग से हम लोग करते आ रहे हैं, वो समाप्त हो सकता है, वो हो गया आपका परंपरागत, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपका 10वां प्रश्न की। तो आपका 10वां जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में अधिक जनसंख्या वृद्धि का कारण बताएं। जो भारत का पॉपुलेशन इतना बढ़ रहा है, इतना जो जनसंख्या बढ़ रहा है, वृद्धि हो रही है, इसका रीज़न क्या है, इस रीज़न को आपको लिखना है, ठीक है। आपको पूरा इस कारण को लिखना है, किस कारण से, किस वजह से भारत का जनसंख्या बढ़ रहा है। तो देख लेते हैं हम लोग। होता क्या है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि के मुख्य कारण सबसे पहले पॉइंट लगा के आपको लिख देना इस प्रकार से।
अब देखिए सबसे बड़ा कारण हो अशिक्षा, यानी कि अगर शिक्षा ना हो, ठीक है, अगर शिक्षा का स्तर कम हो तो दिक्कत होगा ही ना। अगर सपोज़ मानिए कि कोई महिला है या तो फिर पुरुष है, अगर उसको नॉलेज नहीं है, अगर ज्योग्राफी मतलब सॉरी मतलब अगर पढ़ा लिखा नहीं हो, अगर उसको ज्ञान नहीं हो, ठीक है, बायो का उतना ज्ञान नहीं हो, तो क्या होता है कि लोग स्टार्टिंग में छोटा में लोग शादी दे देता था, ठीक है, होता था ना पहले भी और अभी भी कुछ कुछ जगह ऐसा होता है कि लोग बाल विवाह करवा दिया जाता है। और इसमें क्या होता है, अगर शिक्षा अगर आपको पता नहीं रहेगा तो आप लोग जनसंख्या ज़्यादा बढ़ाएंगे, है ना, उससे एक जनसंख्या बढ़ता है, निम्न जन स्तर ये भी हो जाता है, संयुक्त परिवार की व्यवस्था ये भी हो जाता है भैया, संयुक्त परिवार यानी कि पूरा भरा भरा परिवार चाहिए, उसका दो चाचा को 2 बच्चा उसका 2 बच्चा, इस प्रकार से पूरा फैमिली पूरा बड़ा जैसा होता था। जन्म दर और मृत्यु दर संतुलन, ठीक है, क्या होता है कि जनसंख्या तो बढ़ता है लेकिन जो मृत्यु होने की संख्या होती है बहुत कम होती है, ये भी एक आपका रीज़न हो जाता है, ठीक है ना। जनसंख्या किस तरह से बढ़ रहा है आपको खुद लिखना है, सिर्फ मैं अभी बता दे रहा हूँ आपको, सिर्फ हमसे समझिए बात को, कंसेप्ट को, आपको तो खुद लिखना है ना, ठीक है। फिर क्या होता है ग्रामीण अर्थव्यवस्था, ये भी थोड़ा पड़ता है। बाल विवाह, मैंने तो बताया बाल विवाह बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है कि जल्दी शादी होने के कारण किशोर जल्दी माँ बाप बन जाते हैं, एक पॉइंट है। अगर आपको जल्दी शादी देता है, 18 वर्ष से पहले लड़कियों को विवाह करा देता था, ठीक है, अब जल्दी विवाह होगा तो सामान्य सी बात है कि उस पर जगह विवाह होगा तो पुत्र संतान प्राप्ति के लिए होता है ना, जल्दी होगा, ये एक व्यवस्था हो जाता है, ठीक है, जिससे स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है। अगर जल्दी शादी होगा, जल्दी बच्चा होगा तो उसके स्वास्थ्य पर भी ये प्रभाव पड़ता है, ये भी ये मायने रखता है, ठीक है। एक ये भी कारण हो गया जनसंख्या का, बाल विवाह हो गया, ठीक है, अंधविश्वास भी हो गया, ठीक है। देख लेते हैं अंधविश्वास कैसे, कि आज भी अधिकांश लोगों का मानना है कि बच्चे ईश्वर की देन है, ठीक है। अधिकांश लोग क्या सोचते हैं, जो बच्चे हैं ईश्वर की देन है, ठीक है। और कुछ लोग मानना है कि संतान अधिक होने से काम में हाथ बढ़ाते हैं। कुछ लोगों का मानना है अगर हमारा बच्चा ज़्यादा होगा तो हमारे काम में हाथ बटाएंगे और उन्हें बुढ़ापे में आराम मिलेगा। इस प्रकार से जनसंख्या वृद्धि हो रही है। कुछ अंधविश्वास है, इससे फिर अशिक्षित होने का कारण है, बाल विवाह है, इस प्रकार से बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है भारत में, है ना। चलिए क्लियर कंसेप्ट। अब देख लेते हैं हम लोग 11वां प्रश्न की और देखते हैं। तो 11वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि अंत देश प्रवास तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रवास में अंतर लिखें। देखिए सिंपल सी कुछ नहीं है, ठीक है, जो आप देख रहे हैं 11वां प्रश्न, आपको ये सोच कर बोले अंत देश प्रवास क्या है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास क्या है, कुछ नहीं है, मैं बता रहा हूँ आप सभी को। चलिए देखते हैं क्या है। देखिए एक ही राज्य, ठीक है, एक राज्य या तो फिर देश के लोगों, चाहे वो मतलब एक ही देश या तो फिर राज्य के लोगों द्वारा करने वाले प्रवास अंतर्देश प्रवास कहते हैं। यानी कि देखिए कोई गांव से एक गांव से दूसरे गांव, एक राज्य से दूसरे राज्य, ठीक है, इसके अगर पूरे देश का अंदर ही कोई प्रवास करता है तो ये अंतर्देश प्रवास कहता है, ठीक है। देश का अंदर ही कुछ मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य जा रहा है, एक शहर से दूसरे शहर जा रहा है, काम के तलाश में किसी भी प्रकार से प्रवास कर रहा है, तो ये जो प्रवास होता है ये प्रवास आपका कहलाएगा अंतर्देश प्रवास। यानी कि देश के अंदर, यानी कि अपना जो राष्ट्र है, अपना देश है, इसका अंदर ही कर रहा है, ये कहलाता है आपका अंतर्देश प्रवास। देखिए ये 4 प्रकार के होते हैं, वो प्रकार भी आप लोग देख लीजिएगा किस प्रकार से प्रवास करते हैं। देखिए एक तो होता है गाँव से गाँव प्रवास, ठीक है, गाँव से गाँव प्रवास करता है। फिर एक होता है गाँव से शहर की ओर प्रवास, ठीक है, गाँव से किसी भी तरह से काम की वजह से, पढ़ाई की वजह से, किसी भी रीज़न से आप गांव से शहर की ओर प्रवास करते हैं, ये दूसरा हो गया। तीसरा हो गया शहर से शहर प्रवास, ये थोड़ा कम होता है, ठीक है, लेकिन होता है शहर से शहर की ओर प्रवास, ये हो गया। चौथा आपका हो जाता है शहर से ग्राम के प्रवास। क्या होता है, तो देखिए कोरोना माहौल में भी आप लोग देखे होंगे कि शहर से कुछ लोग गाँव आ रहे थे ना, तो बस ये भी एक प्रभाव हो रहा था। तो शहर से गाँव की ओर प्रवास ये बहुत कम भी होता है, ये भी तो हो गया है आपका अंत देश प्रवास। अब देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रवास क्या है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रवास क्या है। देखिए यह एक राज्य से दूसरे राज्य में होने वाले प्रवास को अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहते हैं। यानी कि एक देश से दूसरे देश, अगर आप भारत छोड़ के आप यूक्रेन जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो ये जो प्रवास कहलाते हैं वो कहलाते हैं हमारा अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। क्लियर। अब बात कर लेते हैं आपका 12वां प्रश्न की। तो आपका 12वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण करें, ठीक है, जो कच्चा माल है इसके आधार पर उद्योग है ना, इसका वर्गीकरण करना है। तो चलिए देख लेते हैं उत्तर।
देखिए पहला तो हम लोग देखेंगे कृषि आधारित उद्योग, ठीक है। इसमें आ जाता है इस वर्ग के उद्योग कृषि से प्राप्त उद्योगों का प्रयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। जैसे में चीनी उद्योग हो गया, चाय हो गया, रबड़ हो गया, कॉफ़ी हो गया, सूती वस्त्र आदि इसका उदाहरण है, ठीक है। कृषि आधारित उद्योग यानी कि इस वर्ग के उद्योग में क्या होता है, जो भी प्राप्त होगा, ठीक है, कृषि से जो भी प्राप्त होगा इसको कच्चे माल के रूप में यूज करेंगे। जैसे कि गन्ना को लोग लिया और गन्ना से क्या बनाया, चीनी बनाया, तो हुआ ना, कच्चे माल के रूप में किसका प्रयोग किया, गन्ना का प्रयोग किया। इस प्रकार से कृषि आधारित उद्योग हो गया, सिंपल सी बात, उदाहरण हो गया इसका। अब बात कर लेते हैं दूसरा, खनिज आधारित उद्योग, इसी के अंदर आता है। इस वर्ग में वे उद्योग सम्मिलित हैं जो कच्चे माल के रूप में खनिज का प्रयोग करते हैं। जिसका जो खनिज का प्रयोग कच्चे माल के रूप में करेंगे, ये आपका खनिज आधारित उद्योग हो गया। अब देख लेते हैं वन आधारित उद्योग, ठीक है। वन आधारित उद्योग क्या है कि फर्नीचर जैसे हो गया, ठीक है, जो वन से लकड़ी वगैरह करते हैं कच्चे माल के मतलब प्रयोग, जैसे कि फर्नीचर हो गया, कागज़ हो गया आदि, इस प्रकार से वन आधारित उद्योग हो गया। वनों से लकड़ी लिए, जड़ी बूटियाँ लिए, इस प्रकार से लकड़ी से आपका फर्नीचर बन गया, कागज़ बन गया, तो ये अगर वन आधारित उद्योग हो गया। फिर आपका एक होता है पशु आधारित उद्योग, ठीक है, पशुओं से भी आधारित उद्योग होता है, जैसे कि चमड़ा हो गया, ठीक है, ऊनी वस्त्र उद्योग हो गया। इस प्रकार से आपका कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण समाप्त होता है। क्लियर, 12वां प्रश्न भी क्लियर हो गया। अब आपका देख लेते हैं 13वां प्रश्न, ठीक है। अगर आप क्लास 12 के बच्चे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ये जो चैनल है सिर्फ और सिर्फ क्लास 12 का ही वीडियो बनाता है। अगर चाहेंगे आपके मेरा 10 का भी कोई भाई है, कोई फ्रेंड है, अगर 10 का भी बनाना तो मैं 10th का भी बना दूंगा, ऐसे कोई बात नहीं। 12th का मैं अभी स्पेशली इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि स्टार्टिंग मैंने जो किया है न्यू चैनल है और ज़्यादातर 12th का बच्चा को फोकस करते हैं, तो 10 का भी मैं वीडियो बना दूंगा, ऐसे कोई बात नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं 13वां प्रश्न। तो आपको जो 13वां प्रश्न पूछा जा रहा कि लोहा है ना, लोहा इस उद्योग, ठीक है, सॉरी, लौह एवं अलोह खनिज का उदाहरण स्पष्ट करें। जो लौह है और अलोह खनिज है, इसका बीच जो अंतर है इसको स्पष्ट कराना है आपको। तो चलिए देख लेते हैं उत्तर को। देखिए वैसे धात्विक खनिज जिनसे लोहा प्राप्त होता है लोह खनिज कहलाते हैं। सिंपल सी बात है, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है, कोई समस्या नहीं। लोहा आपको याद रखना है और लोहा से याद रखना है लोह, ठीक है। तो इसको ऐसा बोलना है कि ऐसे धात्विक खनिज जिनसे लोहा प्राप्त होता है लोह कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे, लोह खनिज कहेंगे, बस, जिससे लोहा प्राप्त होता है, ठीक है। जैसे हो गया लोह अयस्क हो गया, मैग्नीज हो गया, निकेल हो गया, कोबाल्ट हो गया आदि इसका उदाहरण है। अब बोलते हैं अलोह क्या है, लोह अलोह, लोह का मतलब लोहा, अलोह का मतलब नहीं लोहा। इसी तरह से आपको बोलना है जिसमें लोहा पाया जाता है उसमें हम लोग लोह कहते हैं, जिसमें लोहा नहीं पाया जाता है लोग अलोह कहते हैं। जिस धात्विक खनिज में लोहा नहीं होता है उन्हें हम लोग अलोह खनिज कहते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको थोड़ा मतलब लिखना है कि जिस धात्विक खनिज में लोहा नहीं होता है उसे हम लोग अलोह खनिज कहते हैं। जैसे कि तांबा हो गया, ठीक है, टीन हो गया आदि, इसके कुछ उदाहरण रह गए। क्लियर। अब देख लेते हैं 14वां प्रश्न। तो आपका जो 14वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रदूषित जल के उपयोग से लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है। जो प्रदूषित जल, यानी आप गंदा पानी का यूज करते हैं तो आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी को आपको लिखना है। बात को समझिए क्या बोला जा रहा है। प्रदूषित जल यानी गंदा जल का उपयोग करके लोगों को पर क्या प्रभाव पड़ेगा, एक मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसका पर, लोगों पर, तो उसको देखना है। तो चलिए देख लेते हैं आंसर क्या है। देखिए मानव जीवन पर दूषित जल का अनेक प्रकार से प्रभाव होता है, ठीक है। मानव जीवन पर जो जल जो प्रदूषित है, तो प्रदूषण जल का अगर आप लोग यूज करते हैं तो बहुत अनेक प्रकार का आपका ये प्रभाव करेगा। प्रदूषित जल के पीने से मनुष्य के स्वास्थ्य पर अनेक हानिकारक प्रभाव पड़ता है। अगर आप प्रदूषण पानी पीते हैं यानी कि गंदा पानी पीते हैं तो आपका जो स्वास्थ्य है, हेल्थ पर तो प्रभाव पड़ेगा ही, है ना। सिंपल सी बात है, समझिए बात को, हेल्थ पर प्रभाव पड़ेगा। प्रदूषित जल में अनेक सूक्ष्म जीव होते हैं जो विभिन्न प्रकार के रोगों का कारण है। अब देखिए जल में इतना गंदगी होता है कि आपको प्रभाव पड़ेगा, उसमें स्वास्थ्य खराब करेगा। जिस प्रकार के एक दो ऐसा ऐसा रोग है जिसको आप समझिए क्या क्या रोग जिसमें होते रहता है बराबर, जैसे कि हैजा रोग हो गया, ये हो गया, टाइफाइड सुनते आते हैं आप लोग कि टाइफाइड हो गया, उसका टाइफाइड उसका हो गया, होता कैसा है, ऐसा ही होता है। डायरिया, इस प्रकार से कुछ आपका जल प्रदूषण पीने से या तो फिर इस प्रकार से होते हैं, ठीक है। और सारे बहुत सारे रोग होते हैं जो होते हैं।
ठीक है। तो अभी मैंने वीडियो के लिए इतना ही 3 अंक मिलेंगे, इसलिए इतना ही लिखा है, लेकिन लिखने अगर है तो बहुत लिख सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं 15वां प्रश्न की, ठीक है। तो आपका जो 15वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि चावल उत्पादन के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाओं का वर्णन कीजिए, ठीक है। आपको क्या करना है, जो चावल उत्पादन है इसके लिए जो भौगोलिक दशा है इसको लिखना है। चाय कर लीजिएगा, चावल कर लीजिएगा, और भी 1-2 को इंपॉर्टेंट रहेगा वो सब कर लीजिएगा, ठीक है। एग्जाम में आ सकता है 5 नंबर के लिए। तो देख ले चावल वाला हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे वर्षा की। तो भारत की मानसूनी वर्षा चावल की खेती के लिए अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। वर्षा स्टार्टिंग आप लोग पॉइंट दीजिएगा, जब भी बनाइएगा इस प्रकार से ना तो आप लोग पॉइंट दे दीजिएगा। जिस प्रकार से मैंने यहाँ लिखा वर्षा, तो आप लोग वर्षा देख के इस तरह से डैश करके लिखिएगा कि भारत में मानसूनी वर्षा चावल की खेती के लिए अति महत्वपूर्ण तत्व है। उसके बाद क्या लिखिएगा कि 125 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में चावल की खेती बिना सिंचाई के सफलतापूर्वक की जाती है, यानी कि की जा सकती है। 125 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए इसका वर्षा चावल की खेती के लिए। तापमान भी आपको लिखना है, इस प्रकार से आप तापमान को लिख दीजिएगा, फिर डैश करके लिखिएगा कि चावल की खेती में 20 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाले क्षेत्र में की जाती है। जो चावल की खेती है 20 डिग्री सेल्सियस तापमान उसका चाहिए, 20 डिग्री से अधिक चाहिए। फिर इस प्रकार से मिट्टी भी चाहिए, वहाँ की मिट्टी किस प्रकार है मिट्टी पर भी निर्भर करता है। देखिए मिट्टी दोमट मिट्टी उत्तम मानी जाती है, चावल की जो खेती है इसके लिए दोमट मिट्टी अच्छी मानी जाती है, एक कारण रह गया। फिर आप श्रमिक की भी आवश्यकता होती है ना, मजदूर वगैरह का, तो उस प्रकार से आप श्रमिक ले दीजिएगा। उसके बाद फिर डैश करके लिखिएगा कि चावल की कृषि के लिए पर्याप्त मात्रा में स्थानीय रूप से उपलब्ध सस्ते श्रमिक की आवश्यकता होती है। एक कुशल और सस्ता श्रमिक की आवश्यकताओं के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। इस प्रकार से आपका 15वां प्रश्न क्लियर होता है। अब देख लेते हैं आपका 16वां प्रश्न क्या है। देखिए 16वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि वर्षा जल संग्रहण से आप क्या समझते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है। वर्षा यानी कि पानी बोल रहा है, यानी कि जो वर्षा गिरता है वो, और जल का मतलब तो जल होता है, तो यानी वर्षा जल संग्रहण का नहीं है कि बचाना। तो इससे आप क्या समझते हैं, समझ गए आप, यही तो समझ गए क्वेश्चन में। और वर्षा जल संग्रहण के विभिन्न उपायों का वर्णन कर रहे हैं, समझ गए। अब देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है कुछ नहीं, सिंपल सा है, समझने वाली बात है। देखिए वर्षा जल संग्रहण ऐसी विधि है जिसके द्वारा विभिन्न उपयोगों के लिए वर्षा के जल को रोका या तो फिर एकत्रित किया जाता है। वर्षा जल संग्रहण एक ऐसा विधि है जिसके द्वारा विभिन्न उपायों के लिए, अगर कोई भी काम, बहुत सारा आप काम कर सकते हैं, इसके लिए आप जल को एकत्रित करना है, जल को एकत्रित किया जाता है, यही है वर्षा जल संग्रहण। दूसरे शब्दों में वर्षा जल संग्रहण भूमिगत जल क्षमता, ठीक है, जो भूमिगत जल क्षमता होता है इस क्षमता को बढ़ाने की तकनीक है। अर्थात वर्षा जल संग्रहण का तात्पर्य भूमिगत जल के क्षमता को बढ़ाना है। एक प्रकार से भूमि का जो जल क्षमता होता है, ठीक है, इस भूमिगत जल क्षमता को भी बढ़ाना होता है वर्षा जल संग्रहण, ठीक है। वर्षा का जल जहाँ गिरता है वहीं उसका उपयोग करना वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। वर्षा का जो जल जहाँ गिरता है वहीं उसका जो एकत्रित किया जाता है वो मतलब बचाया जाता है, उपयोग में लाया जाता है, वही वर्षा जल संग्रहण कहलाते हैं, ठीक है। उपाय इसका देख लेते हैं, उपाय का भी बोला था बताने, तो उपाय हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग राजस्थान जैसे ले सकते हैं, टैंक बनाया था ना राजस्थान में, क्लास 10 में पढ़े होंगे हम लोग। देखिए इसी का टाँका बनाकर भी इसका किया जाता है। देखिए राजस्थान के अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्रों में अवस्थित बस्तियों में परंपरागत रूप से एक वर्षा जल संग्रहण ढांचे के रूप का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। क्या होता था कि वर्षा जल वहाँ जो एकत्रित किया जाता है राजस्थान में, एक प्रकार का टैंक टाइप का बनाया था, ठीक है। तो इस टैंक जिसे हम लोग टंका या तो फिर कुंड भी कहते हैं, इस नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। यह वर्षा जल संग्रहण का एक प्रस्तुत ढांचा है। एक ढके हुए भूमिगत टंकी होती थी। क्या होती है, एक ढके हुए भूमिगत टंकी होती है जिसका निर्माण घर के पास वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए किया जाता था। क्या होता था, एक टंकी टाइप का बनाता था और उसको घर के पास में या तो फिर साइड में लगाया जाता था, ठीक है। इस प्रकार से वो क्या करता था, जैसे कि छत का पाइप जोड़ दिया उस टंक से, है ना। इस प्रकार से एकत्रित पानी को किया जाता है। फिर क्या, नदियों व तालाब झील इस प्रकार से भी होता है, तालाब व झील। ग्रामीण क्षेत्रों में परंपरागत ऊर्जा के वर्षा जल संग्रहण के लिए धरातल रचनाएं जैसे कि तालाब और उनका उपयोग किया जाता है, ठीक है। जल संभर प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत को चेक डैम निर्मित कर जल संग्रहण किया जाता है, यानी कि चेक डैम वगैरह बना के भी जल संग्रहण कर सकते हैं। तालाब झील वगैरह में भी
जल को संग्रहित किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आपका 16वां प्रश्न समाप्त होता है। किसी प्रकार का दिक्कत है तो कोई बात नहीं। ठीक है, जिस प्रकार से आप लिख सकते हैं आप। ठीक है, धीरे कर दिए हैं। चलिए अब देख लेते हैं आज का अंतिम प्रश्न और 17वां प्रश्न पूछा जा रहा है। इसके बाद एक मैप का प्रश्न है, वो छूट रहा है। तो मैप के लिए मैं आप सभी के लिए एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा। ठीक है, पूरा मैप ही उसमें रहेगा, आपका टेंशन नहीं लेने का आप लोग का। अब जिस दिन आप लोग को मैप का चाहिए तो उस कमेंट उस पर रख दीजिएगा, हम लोग बता देंगे। लेकिन टेंशन नहीं लेना, हम खुद बना देंगे मैप का, आप लोग को कमेंट भी नहीं करना होगा, थोड़ा सब्र कीजिए। तो चलिए 17वां प्रश्न देख लेते हैं। पूछा जा रहा है कि उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों का उदाहरण सहित व्याख्या करें। जो उद्योग है ना, इस उद्योग को प्रभावित करने वाला कारक क्या है, ठीक है, उसको बताना है। तो चलिए देख लेते हैं उत्तर क्या है। देखिए, उद्योगों को प्रभावित करने का कारक, ठीक है, इस प्रकार से आप लिखिएगा, उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक, पॉइंट देखिए लिखिएगा, वहाँ से आप जब भी लिखिएगा। फिर लिखिएगा जैसे कि बाजार तक पहुँच, सबसे बड़ा क्या होता है, उद्योग को अगर प्रभावित करना है तो बाजार तक तो पहुंच होना चाहिए। यानी कि विनिर्माण उद्योग की स्थापना और उन्नति में बाजार के निकट विशेष लाभदायक होते हैं। जितना आप बाजार के नज़दीक रहेंगे उतना आपका अच्छा रहेगा। ये एक हो जाता है रीज़न। दूसरा फिर क्या हो जाता है कि बाजार के निकट उद्योग लगाए जाएँ तो वस्तुओं को पहुँचाने तथा रुपये में कम खर्च होगा। अगर देखिए बाजार के निकट अगर आप उद्योग लगाते हैं तो सबसे पहले क्या होगा, आपको खर्च तो कम आएगा। ठीक है, और वस्तुओं का भी पहुँच नज़दीक होगा। फिर कच्चे माल पर भी निर्भर करता है। ठीक है, कच्चे माल की प्राप्ति तक पहुँच होना चाहिए। क्या होता है कि उद्योगों में बहुत बड़ी मात्रा में कच्चे माल की आवश्यकता होती है। जब भी उद्योग चलाते हैं तो उसमें कच्चे माल का बहुत आवश्यकता होती है। तो यदि कच्चा माल दूर से मंगाया जाए, ठीक है, अगर कच्चा माल दूर से मंगाया जाए तो परिवहन में काफ़ी खर्च होती है, भाड़ा वगैरह ज़्यादा लग जाता है अगर दूर से कहीं से मंगाते हैं। यदि कच्चा माल भारी है तो परिवहन मूल्य अधिक लगता है। अगर वो माल और भी अगर वजनदार होता है, भारी है, तो ड्राइवर तो सिंपल सी बात है अधिक लेगी पैसा, उसमें खर्च आता है तथा लागत बढ़ जाता है। वही बात है कि लागत बढ़ जाता है। ठीक है, इस प्रकार से कच्चे माल पर भी आपका थोड़ा पहुँच नज़दीक होना चाहिए। इस प्रकार से आपको उद्योग धंधा लगता है। अब देख लें श्रम आपूर्ति तक पहुँच, श्रम तक भी पहुँच होना चाहिए। देखिए, कोई भी उद्योग चलाने के लिए पर्याप्त संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। देखिए, कोई भी आप अगर फैक्ट्री वगैरह चलाते हैं तो श्रमिक यानी कि मजदूर चाहिए ही चाहिए। ठीक है, बहुत आवश्यक होते हैं मजदूर। ठीक है, इसमें उक्त श्रम आवश्यक, उत्तम श्रम यानी कि देखिए आपको श्रमिक किस तरह चाहिए, बहुत ही अच्छा श्रमिक चाहिए। ठीक है, बहुत ही अच्छा श्रमिक आपको आवश्यकता पड़ती है, कुशल श्रमिक की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, कुशल श्रमिक की आवश्यकता होती है। इसलिए जिन क्षेत्रों के कुशल श्रमिक मिल जाते हैं वहीं उस उद्योग का स्थानीयकरण हो जाता है। जहाँ पर अच्छा अगर आपको श्रमिक मिलता है तो वहाँ पर उसका होता है। ठीक है, कुशल श्रम होने के साथ ही साथ श्रमिक सस्ते भी होने चाहिए। अब श्रमिक तो मिल रहा है आपको, कुछ व्यक्ति तो काम करना चाहता है लेकिन आपको सस्ते दाम पे नहीं करना चाहता है, तो आपका सस्ता भी पड़ेगा, उस तरह से आपको देखना है। ठीक है, अब बात कर रहे थे परिवहन एवं संचार सुविधाओं की पहुंच। परिवहन भी एक प्रकार का बहुत बड़ा भूमिका निभाता है, और संचार। ठीक है, क्या होता है कि उद्योग के लिए कच्चे माल को लाने और उत्पादित माल को बाजार तक पहुंचाने के लिए परिवहन की ज़रूरत पड़ती है। सिंपल सी बात है, अगर कच्चा माल को लाता है या फिर बाज़ार में जो माल रेडी हो चुका उस माल को किसी और जगह ले जाना है तो परिवहन यानी कि कोई गाड़ी वगैरह कोई साधन का तो ज़रूरत होगा ही ना, वही चीज़ है, परिवहन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और भी हो गया जैसे अन्य कारक। ठीक है, हानिकारक यहाँ लिखा गया, टाइपिंग मिस्टेक होता है, यहाँ पर होगा अन्य कारक, इस तरह लिख लीजिएगा अन्य कारक। ठीक है, अन्य कारक आप लोग लिख लीजिएगा, हानिकारक हो गया, टाइपिंग मिस्टेक होता है, कोई बात नहीं। तो यहाँ लिखिएगा अन्य कारक, जैसे कि जलवायु हो गया, जलवायु भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देखिए, किसी भी क्षेत्र उद्योग को विशेष प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है। ठीक है, जिससे सूती वस्त्र उद्योग हो गया, जैसे कि इसके लिए आर्द्र शुष्क जलवायु आवश्यकता पड़ती है सूती वस्त्र उद्योग के लिए, जलवायु पर भी निर्भर करती है, भूमि पर भी निर्भर करती है। इस प्रकार से उदाहरण रह गए यहाँ पर। ठीक है, बृहत स्तर के विनिर्माण उद्योग को विस्तृत क्षेत्र की आवश्यकता होती है ताकि कारखाने, गोदाम तथा श्रमिकों की बस्तियाँ बनाई जा सकती हैं। यानी कि वहाँ का जो भूमि है उस पर भी निर्भर करता है आपका किस प्रकार से उद्योग चलाएंगे। तो ये रहा आपका जो 17वां प्रश्न है। ठीक है, उद्योग को अवस्थित प्रभावित करने वाले कारक हैं उनका जो कारक रह गया और उदाहरण के साथ भी रह गया
इस प्रकार से आपका पूरा आंसर रहता है। तो देखिए आपका कंप्लीट हो जाता है। एक छूटता है आपका मैप। तो मैप के लिए मैं बता दे रहा हूँ कि आपके लिए दूसरा वीडियो आएगा, उसमें पूरा मैप ही रहेगा, टेंशन लेना का नहीं है। और अगर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। और देखिए मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें। देखिए फ्रेंड के लिए फैलाइए, एक फ्रेंड को बोले देखिए ये भी सर हैं जो बताते हैं यूट्यूब में, अच्छे पढ़ाते हैं। अगर अच्छा लगता हो तो, अन्यथा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करें, लाइक भी ना करें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए, अच्छा लगा तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।